माइक हैसन की अप्रोच आपको अभी तक समझ आई है इस पहली सीरीज में, क्योंकि वो मिक्स एंड मैच से चल रहे हैं, यंग प्लस जो सीनियर लोग हैं उनके कॉम्बिनेशन से चल रहे हैं, यूजुअली ऐसा होता भी है। आपको समझ आ रही कि अप्रोच क्या है? क्या एक अग्रेसिव अप्रोच लेकर चलना चाह रहे हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं? आपके नजदीक क्या करना चाह रहे हैं? जी, माइक हैसन को अगर देखा जाए तो उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी यही अप्रोच रखी और अगर आपने देखा होगा तो उनकी शुरू से जो ड्राफ्टिंग से लेके एंड तक उनकी यही थी कि आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। और आपने देखा कि पहले लेग में इस्लामाबाद यूनाइटेड आपको बिल्कुल अलग नजर आई। बिल्कुल वो सिर्फ उनसे एक ये गलती हुई कि उन्होंने इंजरीज का नहीं सोचा। उन्होंने कोई दरमियान में जो पाक इंडिया एक्टिविटी हुई उसके दरमियान जो उनके ओवरसीज प्लेयर मिस हुए तो उनकी वजह से उनका पूरा कॉम्बिनेशन खराब हुआ। तो वो अगर कॉम्बिनेशन खराब ना होता तो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड आपको ये PSL विन करते हुए दिखाई देते। अगर आपने देखा होगा तो लिमिटेड बजट के साथ उन्होंने जो टीम बनाई और जो उसके कंपैरिजन आप बाकी टीम्स को देखें उतना बजट इस्तेमाल नहीं किया गया इस्लामाबाद यूनाइटेड। फिर माइक हैसन जब बांग्लादेश सीरीज थी उसमें जब टीम सिलेक्शन की बात आई तो उन्होंने अपने कोई नाम पिक किए जो सिलेक्शन कमेटी ने दिए। उन्होंने कुछ एतराज़ात किए जिसमें वो नसीम शाह को उन्होंने डलवाया जो उनकी टीम में भी थे। कुछ उन्होंने कहा कि हम रेस्ट देना चाहते हैं, जिसमें सीनियर प्लेयर्स थे जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी, उनको ड्रॉप किया गया। एग्जैक्टली अगर आप देखें तो उनको ड्रॉप किया गया और इस वजह से ड्रॉप किया गया कि उनकी T20 परफॉर्मेंस पे कुछ शकूक व शुबहात थे। अगर आप देखें भी जो आज T20 रैंकिंग आई उसमें भी बाबर, रिजवान और शाहीन स्पेसिफिकली उनका बहुत बड़ा ड्रॉप देखा गया। बाबर की 3 दर्जे तनज़ली हुई और 8 साल बाद वो T20 रैंकिंग से टॉप 10 T20 रैंकिंग से आउट हुए। इसी तरह बाबर की तनज़ली हुई और शहनशाह अफरीदी की तो बहुत ज्यादा तनज़ली हुई। तो अगर आप देखें तो ये जो हमारे सो कॉल्ड टॉप परफॉर्मर थे या जो बड़े नाम थे उन्होंने एज सच पास्ट में परफॉर्म नहीं किया। और जो माइक हैसन ने जो पिक्स की, जो यंग टैलेंट लेके आए, आप देखें हारिस थे, उन्होंने रैंकिंग में कितना ज्यादा जंप किया। उसके अलावा हसन नवाज थे। हसन नवाज को आपने देखा कि वो बिल्कुल एक अलग नजर आए। पर मैं समझता हूँ T20 में आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। ये नहीं हो सकता, लास्ट टाइम भी आपने कहा था कि हम बाबों पे रिलाई नहीं कर सकते। हम ये बोलें कि हमारे पास बहुत बड़ा नाम है, बाबर है, रिजवान है, शहनशाह अफरीदी है, पर वो परफॉर्म नहीं करके दे रहे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी को होली काऊ बना के उसको टीम में रखें और उसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को हो। हमें ज्यादा से ज्यादा यंग जो टैलेंट है उसको मौका देना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये बताया था कि जहाँ यंग टैलेंट है उसको मौका मिलेगा तो वो आपको परफॉर्म करके देंगे। ये तो ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज की बात करें, फखर जमान शुक्र है वो इंजर्ड हो गए और साहबजादा फरहान को मौका मिल गया, वरना तो शायद साहबजादा फरहान को मौका भी ना मिलता। और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हसन नवाज उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और कहीं ना कहीं शादाब को फिर सेव कर लिया गया है कि जी वो उन्होंने उनकी T20 ऑलराउंडर टेस्ट रैंकिंग भी इम्प्रूव हो गई है। अब ये भी प्ली ली जाएगी कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यही अगर आप सुफियान मुकीम को खिला देते तो वो आपको शादाब से कहीं बेहतर परफॉर्म करके देते। बिल्कुल ऐसा और माजी में ऐसी एग्जांपल्स मौजूद है कि बाद में आने वाले यंग टैलेंट ने पिछले को बीट किया और अपनी जगह बनाई है। लेकिन अगर जगह बनानी दी जाए तो अहमद सईद साहब, रिजवान, बाबर, शाहीन जैसे बड़े नामों पर बात हो रही है बहुत ज़्यादा कि कैंप पर दोबारा, अभी अली साहब ने भी कहा कि बाबों पर हमने रिलाय नहीं करना, ठीक है। अब यंग टैलेंट की तरफ आने, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि शुक्र है कि फ़खर जमान इंजर्ड हुए। हालांकि फ़खर चौथे नंबर पर भी खेल सकते हैं अली साहब, उनकी ज़रूरत है वैसे अभी टीम को, लेकिन चले यंग टैलेंट को प्रमोट करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी। तो इनका फ्यूचर आपके नज़दीक क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बाबर आजम को आप रूल आउट नहीं कर सकते एंटायरली वाइट बॉल क्रिकेट से। दूसरी बात यह है कि अभी रैंकिंग की यहाँ बात हो रही थी तो मैं इसमें एक बात ऐड करता चलूँगा। जब बाबर आजम जो है वो नंबर 1 रैंकिंग्स पे आता था और बाबर आजम टॉप रैंकिंग्स पे आता था तो फिर हमारे जो एनालिस्ट दोस्त थे वो इस बात का मजाक उड़ाया करते थे कि बाबर नंबर 1 पे तो आया लेकिन टीम को उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस बात की तो बहरहाल दाद देना कि बाबर आजम ने 3 साल पाकिस्तान का नाम टॉप पर रखा है ICC रैंकिंग के अंदर। ठीक है, बाबर आजम की T20 क्रिकेट में जगह नहीं बनती, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाबर आजम को भी डील करने का तरीका मेरा ख्याल है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप उसकी हर चीज़ को उठा के नल एंड वॉइड कर दें। बाबर आजम ODI क्रिकेट में पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। बाबर आजम T20 प्लान्स के अंदर पाकिस्तान का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन बाबर आजम को एंटायरली रूल आउट नहीं किया जा सकता। एक क्वेश्चन मार्क अलबत्ता यकीनन ये होगा कि जो जुलाई में नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आना है
जो पिछला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उस वक्त बाबर कप्तान भी थे, वो तीनों फॉर्मेट्स को देख रहे थे, तो उस बुनियाद पर वो ए कैटेगरी में आए। तो अब बाबर आजम के फ्यूचर का फैसला जो है वो वाला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा कि बाबर आजम प्लान्स का हिस्सा है या नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि जो जुलाई में जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आना है उसमें सलमान अली आगा हो सकता है कि आपको ए कैटेगरी में आते हुए दिखाई दे, क्योंकि उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको ओडीआई की कप्तानी मिलने जा रही है। और साथ ही साथ ये भी आपको मैं खबर आज दे दूं कि शान मसूद, उनके भी रेड बॉल क्रिकेट में दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। वो भी रिप्लेस हो जाएंगे और उनकी जगह भी सऊद शकील या सलमान अली आगा को ही जो है वो तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान जो है वो बना दिया जाएगा। तो ये जहां तक बाबर आजम के फ्यूचर का ताल्लुक है, ओडीआई टीम में वो खेलेंगे, टेस्ट टीम में वो खेलेंगे। मोहम्मद रिजवान का जहां तक ताल्लुक है तो मोहम्मद रिजवान भी यकीनन हमें जो पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट खेली है सबसे ज़्यादा एवरेज मोहम्मद रिजवान की है, वो भी हमें वहाँ नजर आएंगे। शाहीन अफरीदी हमें T20 टीम के अंदर भी वॉक इन करते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान की टीम जब बांग्लादेश जाएगी तो उसमें शाहीन अफरीदी आपको पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नजर आएंगी। ये हमारी चिड़िया है उसने हमें ये बात बताई है। तनोली साहब क्या समझते हैं, अगर बाबर और रिजवान बाहर होते हैं तो शाहीन के भी कोई हालात बेहतर नहीं है? मासवा ये कि उन्होंने PSL ट्रॉफी जितवा कर दी है, लेकिन इंटायरली डिपेंडेंट शाहीन पर नहीं थी टीम। ओवरऑल टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म किया, बॉलिंग तो हर महाज पर पिटी है लाहौर कलंदर्स की, लेकिन सलमान ने जिस तरह से परफॉर्म किया। लेकिन स्पेसिफिकली अगर बात की जाए शाहीन की तो इनको दोबारा से कमबैक करवाना, और पता नहीं एक तो इनको ब्रेक देने से डरते क्यों इतने, क्या इतनी बड़ी सिफारिश इनकी आप समझते हैं? अच्छा ज़रा उनसे राब्ता बहाल करते हैं, टेक्निकल इशू है। क्या समय लगता है वैसे है इनकी कोई सिफारिश शाहीन अफरीदी की, या परफॉर्मेंस ही उनकी ऐसी बोलती है कि उनको बाहर कर? या आप ज़ेरे आप मुस्कुराएं मत, मुझे बताइएगा। देखिए शाहीन अफरीदी की जो परफॉर्मेंस है ना वो तो मैंने आपको सामने रखी थी। अच्छा। जिस PSL की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर यह कहा जा रहा है ना कि वो टीम में आएंगे, तो वो तो मैंने आपको सामने रख दी थी। 19 उन्होंने आउट किए थे, उसमें से 11 खिलाड़ी लोकल थे। हाँ। और जो बड़े बड़े नाम थे PSL के, उनके जब बॉलिंग की बारी आई तो मैंने आपके सामने रखा था कि टीम साइफर्ट को उन्होंने 13 बॉलिंग कराई हैं, उनके खिलाफ 28 रन बनाए हैं। डेविड वार्नर ने उनके खिलाफ 21 बॉलों पर 28 रन बनाए हैं। इसी तरह जो हमारे जो टीम का हिस्सा जो लड़के हैं पाकिस्तान की टीम का रेगुलर, उनमें से भी अगर आप देखें तो खुशदिल शाह ने ही मतलब 15-15, 17 रन लगाए हैं शाहीन अफरीदी को एक ओवर में। तो परफॉर्मेंसेस तो ये हैं। आप अगर सिर्फ जो जिसको कहते हैं ना कि डेटा ड्रिवन होने की बुनियाद पर, और ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी आज दूर कर लें कि माइक हेसन को डेटा ड्रिवन कोच नहीं है। माइक हेसन रोल ड्रिवन कोच है। माइक हेसन ऐसा नहीं करते हैं कि वो जो नंबर उनके ऊपर पर्ची के ऊपर लिखे हुए आगे, जो माजी में प्रैक्टिस थी PSL की टीमों के अंदर भी और फिर वहां से पाकिस्तान की टीम बनती थी, पर्चियों के ऊपर लिखे हुए नंबर्स की बुनियाद पर वो टीम नहीं बनाते हैं। माइक हेसन का माजी हमें ये बताता है कि वो जब न्यूजीलैंड में थे, जब कीनिया में थे, अर्जेंटीना की टीम के साथ भी कुछ उन्होंने वक्त सर्व किया, RCB के साथ काफी टाइम उन्होंने लगाया, वो ये उनका जो माजी है वो ये बताता है कि वो हर टीम के अंदर जाके प्लेयर्स के रोल्स को डिफाइन करते हैं और फिर वो प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट करते हैं कि इस रोल के अंदर मेरे पास कौन कौन से प्लेयर आ सकते हैं। ये जो 22 प्लेयर अभी बुलाए गए हैं और इसके बाद जो ये पूल 40 का हो जाएगा, इसमें रेड बॉल क्रिकेट के प्लेयर भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो लड़के इस वक्त बुलाए गए हैं ये असल में उन रोल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाए गए हैं कि कौन सा प्लेयर किस रोल को अदा कर सकता है। तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। जिस तरह से एक फायदा उनको ये हो गया कि इस PSL में हसन नवाज उनको मिल गए मिडिल ऑर्डर में। वरना शायद हो सकता था कि वो पाकिस्तान की टीम में जिस तरह से प्लेयर्स को चलाने का तरीकाकार रहा है वो ओपनिंग करते रह जाते और वहां पर पता नहीं उनकी लक चल पाती या ना चल पाती। तो एक तो आसानी उनके लिए ये हो गई है कि उनको यहाँ पर जो है वो हसन नवाज मिल गए हैं। फखर जमान की आप बात कर रहे हैं तो मुझे ये लग रहा है कि ओपनिंग स्लॉट में हमारे पास जितने परफॉर्मर आ चुके हैं हो सकता है कि फखर जमान भी माजी में नंबर 4 नंबर 5 पर खेलते हैं, हमें फ्यूचर में नंबर 4 नंबर 5। तो माइक हेसन जो है इस वक्त वो रोल्स डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और उन रोल्स के अगेंस्ट जो है वो प्लेयर्स की शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। ये जो कैंप और अच्छी बात है कि उनके पास अभी टाइम है, कमोबेश 1-1.5 महीना उनके पास है कि चीजें सॉर्ट आउट करें, एक प्लान एक रोड मैप तैयार